नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर युवक युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। पचपेड़ी नाका स्थित पेट्रोल पंप पर मारपीट। नशे की हालत में थे युवक और युवतियां। डिब्बे में डीजल लेने को लेकर यह विवाद हुआ। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। आरोपियों को अभी तक नहीं किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, युवक युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। पचपेड़ी नाका स्थित पेट्रोल पंप पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। डिब्बे में डीजल लेने को लेकर विवाद हुआ। नशे की हालत में थे युवक और युवतियां। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से नशे की हालत में युवक युवतियां डब्बे में पेट्रोल पंप लेने के चलते हाई वोल्टेज ड्रामा। ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं का कहना है कि धान खरीदी केंद्रों चैनपुर, घुटरा, केलहारी और कछोड़ में किसान अपने धान को खुद बोरे में भरने और सिलने का काम करते हैं। किसानों से ये बेगारी ना कराई जाए। मंडी में लाए गए पतले धान को मोटे धान की श्रेणी में रखकर भुगतान किया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों की शिकायत है कि समय पर मंडियों में टोकन भी नहीं काटे जा रहे हैं। किसानों का धान रकबा भी शून्य कर दिया गया है, जिससे किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगें पूरी नहीं की गई तो किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी उग्र आंदोलन करेगी। ये जो पूरा धान खरीदी केंद्र में जो गड़बड़ झाला चल रहा है, भारी अनियमितता बरती जा रही है। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, मैं स्वयं धान खरीदी केंद्र में हम दौरा किए और वहां किसानों से जो अनियमितता की जानकारी और मांग आ रही है, उस ज्ञापन के माध्यम से हम यहाँ शासन को कलेक्टर साहब के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। और हमारी मांग किसानों के हित में है, जो पूरा होना चाहिए। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां बीजेपी नेता और पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान झुग्गी झोंपड़ी पट्टा को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों ने कहा कि 2 साल पहले नगर पालिका की ओर से झुग्गी झोंपड़ी को लेकर सर्वे कराया गया था, लेकिन आज तक हितग्राहियों को पट्टा नहीं मिला है, जिसको लेकर हितग्राहियों में विरोध है। क्षेत्र के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी का जो मकान है, उसको पट्टा को लेकर के हम यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए थे। और पिछले 3 वर्षों पहले राज्य सरकार और स्थानीय सरकार मिलकर वार्डों में सर्वे किया गया था, मगर आज दिनांक तक हितग्राहियों को पट्टा नहीं दिया गया है। इसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार की जो योजना है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। उसको लेके हम लोग आए थे, यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं और 10 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने वार्ड 49 की बस्ती की समस्या को लेकर नगर निगम का घेराव और प्रदर्शन किया। बता दें कि आंदोलन का नेतृत्व आप नेता
गोपाल यादव, प्रमोद पटेल और चिंतामणि ने किया। साथ ही पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया कि लगभग 20 से 30 वर्षों से बस्ती में लोग रह रहे हैं, लेकिन आज तक साफ नाली, सड़क, बिजली और पट्टा नहीं मिल सका है। ऐसे में नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय से मिलकर हमसे 1 माह का समय मांगा है। बेलतरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अरविंद पांडे ने बताया कि सरकार बार बार यह कह रही है कि वो पट्टा बांट रही है, लेकिन वार्ड 49 के लोगों को आज तक पट्टा नहीं मिल सका है। साथ ही आपको बता दें कि गोपाल यादव के नेतृत्व में लगभग 27 लोगों ने आम आदमी पार्टी में सदस्यता भी ली। सदस्य बनकर शामिल होने वालों में बिलासपुर के वकील राकेश सिन्हा और एडवोकेट संतोष मिश्रा शामिल हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, नगर निगम का घेराव किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस्ती की समस्या को लेकर आंदोलन किया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने साफ नाली और सड़क न मिलने को लेकर और साथ ही साथ पट्टा नहीं देने को लेकर जो है नगर निगम का यह घेराव किया है। मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर मुंगेली के थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे के खिलाफ ऋचा जोगी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। सुनवाई के बाद केस डायरी तलब की। अगली तारीख अभी तय नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में अमित जोगी की पदयात्रा शुरू होने के पहले ऋचा जोगी पर जाति प्रमाण पत्र के संबंध में असत्य कथन पर मामला कोर्ट में था, तो वहीं ऋचा जोगी ने कहा कि उसके बाद भी उन पर किया गया मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। तो मुंगेली के थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। सुनवाई के बाद केस डायरी तलब की गई, तो अगली तारीख तय नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में अमित जोगी की पदयात्रा शुरू होने के पहले ऋचा जोगी पर जाति प्रमाण पत्र के संबंध में असत्य कथन पर मामला कोर्ट में था, तो वहीं ऋचा जोगी ने कहा कि उसके बाद भी उन पर किया गया मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। और मैं सरकार की निंदा करती हूँ क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है। और मैं यही मानती हूँ कि सरकार को जोगेरिया हो गया, जोगेरिया से ग्रसित हो गया। पहले मेरे स्वर्गीय बाबूजी श्री अजीत जोगी पर ये हथकंडे अपनाए जाते थे। फिर उसके बाद मेरे पति श्री अमित जोगी पर ऐसा मामला आता था और अब मुझ पर मेरे पीछे सरकार पड़ गई है, तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। उधर नगर पालिका उपाध्यक्ष के ऊपर लगा अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। नपा उपाध्यक्ष के ऊपर लगा गया अविश्वास प्रस्ताव पत्र वोटिंग हुई, जहां कांग्रेस को 8 वोट मिले और बीजेपी को 7 वोट मिले। तो बता दें कि आंकड़ों के अनुसार गरियाबंद में कुल पार्षदों की संख्या 15 है, जहां कांग्रेस के पास 8 पार्षद होने के बावजूद भी अपनी बहुमत लाने के लिए उन्हें 10 पार्षदों की जरूरत थी और बीजेपी के पास भी 7 पार्षद हैं। और जब सरकार बनी तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार में बनाने की कामयाब हुई। वहीं कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए 2 और पार्षदों की जरूरत थी। तो बता दें आपको कि गरियाबंद नगर पालिका में उपाध्यक्ष के प्रति कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्तुत करने के लिए कलेक्टर से जो है ज्ञापन दिया गया था। तो वही कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए 2 और पार्षदों की जरूरत थी। बता दें कि गरियाबंद नगरपालिका में उपाध्यक्ष के प्रति कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कलेक्टर को 24 नवंबर को ज्ञापन दिया गया था।
आज कांग्रेस पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव उपाध्यक्ष के खिलाफ में लगाया गया था, जो कि 8 मत कांग्रेस को पड़ा, 7 मत हमारे उपाध्यक्ष के पक्ष में पड़ा और फिर से पुनः उपाध्यक्ष की जीत हुई। ये अविश्वास प्रस्ताव निराधार था। मेरा मानना है कि पार्षदों की और गरियाबंद की जनता की इसमें मंजूरी नहीं थी। ऊपर के नेताओं के दबाव में, जो यहां के स्थानीय नेता भी नहीं हैं, उनके दबाव में के चलते यह काम किया गया था पार्षदों के द्वारा। उधर कोरबा में बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर अब फिर विवादों में आ गया है। भूमि पूजन के बाद अब इस जमीन को निजी भूमि बताई जा रही है। प्रशासन ने मशाहत जमीन के नाम पर कार्य को रुकवा दिया है और दूसरी जगह पर जमीन की खोज शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी लगते ही राजस्व मंत्री जयसवाल अग्रवाल मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब निगम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ बैठक कर जगह को चिन्हित किया गया था, तो फिर इस जमीन को कैसे कैंसिल किया जा सकता है। राजस्व मंत्री की नाराजगी के बाद प्रशासनिक अमला फिर से जांच कार्रवाई में जुट गया है। मास्टर प्लान जब कोरबा का लागू हुआ, उसके पहले विधिवत बैठक हुई थी। उस बैठक में था कि ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बनेगा और बरबसपुर में ऑलरेडी 72 एकड़ जमीन नगर निगम को आवंटित थी। उसका पैसा नगर निगम ने पहले ही जमा किया था, जो कचरा को रखने के लिए वो जगह बनाई गई थी। उधर बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भारतीय किसान संघ के उपाध्यक्ष विनय शुक्ला के नेतृत्व में दिल्ली में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान संघ उपाध्यक्ष विनय शुक्ला ने कहा कि पूरे देश के किसान कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर लाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। उधर बिलासपुर में आजाद मंच की ओर से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें अपने पहले सफल आंदोलन को पूरा होने के बाद अपने दूसरे आंदोलन के आगाज की घोषणा की। आजाद मंच प्रमुख के साथ मंच के पदाधिकारियों ने सिटी बस शुरू होने पर अपने पहले सिटी बस संचालन के आंदोलन को सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सभी का धन्यवाद दिया और आजाद मंच के दूसरे आंदोलन की शुरुआत एक भ्रष्टाचार के खुलासे के साथ पर्दाफाश कर की है। आजाद मंच प्रमुख विक्रांत तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार सरकारी प्रोटोकॉल बनता जा रहा है, जिसने छत्तीसगढ़ को दीमक की तरह अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया है। इस दीमक की दवा बनकर इसे खत्म करेंगे। आजाद मंच की ओर से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अपने पहले सफल आंदोलन को पूरा होने के बाद अपने दूसरे आंदोलन के आगाज की घोषणा की है। आजाद मंच प्रमुख के साथ मंच के पदाधिकारियों ने सिटी बस शुरू होने पर अपने पहले सिटी बस संचालन के आंदोलन को सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर भी सभी का धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है, ताला बाद में बनता है, चोर चाबी पहले उसकी निकाल लेता है। एक अच्छी सोच के साथ सिंगल विंडो ई प्रोक्योरमेंट की ये व्यवस्था चालू की गई थी। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री
हमारे जो भूपेश बघेल थे उन्होंने एक अच्छी चीज जोड़ी कि हम जो बेरोजगार हैं उनको इस राज्य के निर्माण में हम उनकी संलिप्तता लाने के लिए उन्हें टेंडरों में पार्टिसिपेट करने के लिए ई प्रोक्योरमेंट साइड में पंजीबद्ध करा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो सिस्टम है अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां पर प्रशासन जो है लगातार झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में गांव अंधियारखोर और कड़की डीह में जब एसडीएम औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिकों पर ताला लगाकर भाग निकले। कई ऐसे मेडिकल हैं जिनका लाइसेंस नहीं है और वे अवैध तरीके से मेडिकल के अंदर भी क्लिनिक चला रहे हैं। ऐसे झोलाछाप डॉक्टर गांव के लोगों के जीवन के से जो है लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ये झोलाछाप डॉक्टर अपना डेरा जमाए हुए हैं। क्लिनिक चला रहे हैं और साथ ही साथ जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और वे अवैध तरीके से मेडिकल के अंदर भी क्लिनिक चला रहे हैं। ऐसे झोलाछाप डॉक्टर गांव के लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टर गांव के जो इस तरीके से बिना लाइसेंस के क्लिनिक या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उनके खिलाफ जो है प्रशासन ने झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की है। परकड़ी मार्केट में 3 जगह औचक निरीक्षण किया है। एक केवल मेडिकल स्टोर था और दो की कंप्लेंट आई थी कि वहां पे झोलाछाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले वाले मेडिकल स्टोर में हमने ये पाया कि वहां पे फार्मासिस्ट नहीं बैठ रहा था, अन्य जन कोई बैठ रहा था और वहां पे बहुत सारी ऐसी दवाइयां थी जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दे सकते हैं और ऐसी भी दवाइयां थी जो नशीली होती हैं और जिसको लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। उधर सुकमा में नक्सलियों ने 2 दिसंबर को से लेकर 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाया। इस दौरान बस्तर के जंगल उक्त आयोजन किया गया था, जिसमें नक्सलियों ने गीत और नृत्य के माध्यम से माओवादी विचारधारा का प्रचार किया। पीएलजीए सप्ताह के दौरान नक्सलियों के इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में माओवादियों ने पीएलजीए की 22वीं वर्षगांठ मनाई। नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह के आयोजन का वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में बड़ी संख्या में वर्दीधारी नक्सली दिख रहे हैं। नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह मनाया, जिसका वीडियो नक्सलियों ने जारी किया, जिसमें कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुछ नक्सली जो है वर्दीधारी भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में माओवादियों ने पीएलजीए की 22वीं वर्षगांठ मनाई। नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह के आयोजन का वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में बड़ी संख्या में वर्दीधारी नक्सली दिख रहे हैं। पीएलजीए के सप्ताह के दौरान नक्सलियों के इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। उधर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 8 लाख के इनामी नक्सली ने
एएसपी किरण चौहान के समक्ष सरेंडर किया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर नक्सली अब समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। एएसपी किरण चौहान ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली पिछले 10 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। उन्होंने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, साथ ही शासन की पुनर्वास नीति का लाभ भी उसे दिया जाएगा। आदरणीय आईजी सर, एसपी सर, इनके मार्गदर्शन में सुकमा में जो पुनर्नारकोम अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत सोडीमुक्का साकिन थाना किसारा क्षेत्र का बटालियन का सदस्य ने सरेंडर किया है। ये कंपनी नंबर 1 का सदस्य है, प्लाटून नंबर 3 और सेक्शन बी। बहुत दिन तक जन मिलिशिया में काम करने के बाद ये 2012 में संगठन में ज्वाइन किया था। बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहा है, जैसे मिनपा टेक्लोडम जैसी घटनाओं में, और 206 कोबरा का विशेष सहयोग रहा इसको आत्मसमर्पित करने में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोशन चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या कुछ जानकारी है? जो नक्सली है उस पर 8 लाख का इनाम था, उसने सरेंडर कर दिया है। जी, आपको बता दें कि सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुनर्नारकोम अभियान का जो है यहाँ पे बड़ा सफल देखने को मिला है। आज 8 लाख के एक इनामी नक्सली थोड़ी मुक्का ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जानकारी के अनुसार वह बटालियन में काम कर रहा था और कई बड़ी घटनाओं में भी शामिल रहा है। पिछले 10 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय था और इसमें कोबरा 206 बटालियन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नक्सली को सरेंडर करवाने में। तो क्या अब जो है कहीं न कहीं इस जो जिसने सरेंडर किया है उसे ये अंदाजा लगाया जाए कि अब जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में जो है अपना जीवन यापन करना चाहते हैं? जी, आपको बता दूं, मैं इसी महीने की 1 तारीख को जो है 1 दिसंबर को भी 2 नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है, जिसमें नक्सल संगठन में एक डॉक्टर इंचार्ज व 2 लाख के इनामी नक्सली ने भी पुलिस के समक्ष भरमार बंदूक के साथ समर्पण किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए भी पुलिस ने एक अभियान चलाया पुनर्नारकोम, उसमें नक्सली जो है बढ़ चढ़कर इसमें आत्मसमर्पण कर रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रोशन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।